हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम बताएंगे आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम। कल हमने आपको यूनिट सेल के प्रकार बताए थे और विशेष रूप से हमने बताया था कि सारे यूनिट सेल जो होती हैं वो घनीय आकार की होती हैं। ये तो बात सही है कि उसके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं, ए, बी और सी, लेकिन उनके आकार थोड़े चेंज होते हैं। कुछ घनीय आकार की होती है, कि कुछ विषम लंबाक्ष होती हैं। तो आज हम उनके बारे में जानकारी करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड में इससे संबंधित सवाल कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये कोर्स में है तो हम थोड़ी सी जानकारी इसकी कर लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम में पहला सिस्टम आपको बताते हैं। पहला 7 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं, जिसे हम कहते हैं 7 प्रकार की यूनिट सेल या क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसमें पहले नंबर का वह क्रिस्टल सिस्टम है जिसके बारे में हम कल पढ़कर आपको बता चुके हैं। कल हमने आपको बताया था घनीय सिस्टम। अब घनीय सिस्टम में घनीय या क्यूबिक सिस्टम हम इसे कहेंगे। यहां मैंने लिखा है ए बराबर बी बराबर सी। ए, बी और सी मैंने आपको बताया था कि ये ए और बी सी 3 अक्ष हैं जो भुजा की लंबाई को बताते हैं। यहां ये तीनों लंबाई बराबर होंगी। ये देखिएगा, ये वाली हमारी ए, ये बी और ये सी, या हम यहां भी दे सकते हैं ये ए, बी और सी। यहां आपको ये बिल्कुल एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा जिसकी 6 की 6 क्यूब जो होता है 6 भुजाएं होती हैं, 6 की 6 भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहां आप देखें तो ये देखिए 3 डायमेंशन इसमें दिखाए गए हैं। ये 1, 2, 3 और तीनों डायमेंशन इक्वल बनाने की हमने कोशिश की है। क्योंकि हम अपने हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमने आगे से पहले ड्रॉ करके रखा है। तो ये तीनों आपके बराबर बराबर हैं और इस प्रकार की जो हमारी घनीय संरचनाएं हैं वे केवल 3 प्रकार की ही मिलती हैं। जैसे हमने कल आपको ध्यान हो डिस्कस किया था कि 4 प्रकार की हमारी एकक कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जो घनीय होंगी वो केवल 3 प्रकार की ही मिलती हैं। एक हमारी होती है क्यूबिक। कौन सी होती है? क्यूबिक। एक इसमें देखो आप फेस सेंटर्ड है, क्योंकि ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेस के केंद्र पर भी परमाणु हैं, तो ये फलक केंद्रित है। और ये हमारी ये बीच में एक है तो एक काय केंद्रित। यहां हमने बताया है कि ये कितने प्रकार की होती है? आद्य, फलक केंद्रित व काय केंद्रित। 3 प्रकार के क्यूबिक सिस्टम प्राप्त होते हैं। क्यूबिक सिस्टम का नाम है घनीय और उसमें कितनी प्रकार की यूनिट सेल होंगी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक हमारी सिंपल, एक हमारी फेस सेंटर्ड और एक हमारी बॉडी सेंटर्ड। और विशेष बात इसमें यह है कि जो हमारे 3 कोण है अल्फा, बीटा और गामा, ये भी 90 डिग्री के होते हैं। यहां अगर हम देखें तो ये भी अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री के इसमें होते हैं, माने ये भी बराबर रहेंगे और 90 डिग्री के रहेंगे। एक भी एंगल इसमें ऐसा नहीं होता जो बराबर नहीं होता है। तीनों के तीनों अर्थात एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर ही होते हैं। तो ये यहां पर भी स्थिति है, इस पर भी स्थिति है, इस पर भी स्थिति है। तो ये हमारी सिंपल, यहां लिखा है हमने आद्य या सिंपल, फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड और काय केंद्रित। ये मुख्य रूप से इन यौगिकों में पाई जाती है। कॉपर की जो संरचना है उसमें मिलती है, सोडियम क्लोराइड में मिलती है, पोटेशियम क्लोराइड में मिलती है, फिटकरी में मिलती है, हीरे में मिलती है, जिंक ब्लेंड में मिलती है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया घनीय सिस्टम। और अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम। दूसरे क्रिस्टल सिस्टम का नाम है द्विसम लंबाक्ष तंत्र। द्वि माने 2, सम माने समान, जिसमें 2 समान अक्ष हों। जिसमें 2 समान अक्ष हो। देखो यहां लिखा है ए बराबर बी, माने ये दोनों तो बराबर हैं और सी इसके बराबर नहीं है। लेकिन एंगल अल्फा, बीटा और गामा ये 90 डिग्री के रहेंगे दोनों, ठीक है। और इसकी 2 प्रकार की यूनिट सेल प्राप्त होंगी हमें, एक सिंपल आद्य अवस्था और एक काय केंद्रित वाली। तो इस प्रकार कुल 2 हुई। एक हमारी सिंपल, ये आप देखिए इसमें दिखाया गया है, ये वाली लाइन देखिए आप, ये सी है हमारी, ये सबसे बड़ी है, और ये हमारी बी और ये ए, ये बराबर है, ए और बी बराबर। तो ऐसी अवस्था जब बन जाती है तो उसे हम द्विसमलंबाक्ष आकृति कहते हैं, क्योंकि इसकी 2 अक्षें कैसी हैं? बराबर है, ठीक है। उसके बाद इसको हम सिंपल कहेंगे क्योंकि 8 कॉर्नर्स पर इसके क्या है? हमारे परमाणु होते हैं। आपको एकक कोष्टिका याद ही है कि वह एकक कोष्टिका जिसके केवल कॉर्नर्स पर परमाणु पाए जाते हैं सिंपल एकक कोष्टिका कहलाती है। इससे कोई तात्पर्य नहीं है कि वो कौन सी सिस्टम की है। सिंपल है तो उसके 8 कॉर्नर पर ही परमाणु
होंगे। और यहाँ देखिए 8 कॉर्नर के साथ एक बॉडी सेंटर में आ गया, ये बॉडी सेंटर में आया तो इसका बॉडी सेंटर। तो केवल 2 प्रकार के ही सिस्टम हमारे द्विसमलंबाक्ष तंत्र वाले पाए जाते हैं, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर। इसके एग्जांपल है सफेद टिन। टिन की जब हम टिन बोलते हैं तो जो बच्चे हैं वो समझते हैं टीन वाला टीन, जो लोहे का टीन होता है, वो नहीं है। टिन माने यहाँ SN धातु से टिन जो होती है, SN धातु। ये देखिए उसका ऑक्साइड है टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। ये इसके एग्जाम्पल हैं, और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरे प्रकार का हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है विषम लंबाक्ष। इससे पहले हमने पढ़ा था द्विसम, 2 भुजाएं जिसकी बराबर थी। यह है विषम माने एक भी भुजा बराबर नहीं, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहां देखेंगे हम, ये हमारा A देखो ये कितना छोटा है, ये लगभग इससे बड़ा है, आपको दिख भी रहा होगा। तो A इससे लगभग 2 गुना है और C उससे भी बड़ा है। तो A, B और C तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर नहीं है, और इनके एंगल वही हैं अल्फा बीटा गामा। इसमें तीनों में अभी तक एंगल हमारे कैसे रहे हैं? 90 डिग्री रहे हैं। ये ही एक ऐसा सिस्टम है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। यही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें चारों प्रकार की एकक कोष्टिकाएं मिलती हैं, वरना किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में हमारी 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं नहीं मिलती। इसी में हमारी आद्य माने सिंपल, फलक केंद्रित, काय केंद्रित व अंत्य केंद्रित चारों प्रकार की हमारी क्या मिलती हैं? एकक कोष्टिकाएं मिलती हैं। ये देख लें आप, केवल कॉर्नर्स पर हैं, यहाँ 6 फलक पर भी आ गए, 1 2 3 4 5 6 फलक आ गया। तो फेस सेंटर्ड, यहाँ बॉडी सेंटर्ड, एक बॉडी में है, ये एंड सेंटर्ड, एक इस किनारे पर और एक इस किनारे के आमने सामने के फलक के केंद्र में उपस्थित। ठीक है, इसके एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। चलो बहुत देर हो गई पढ़ाई करते हुए, अभी हम बीच में आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप समझते हैं कि जो सल्फर होता है, इस सल्फर का कितना अनुभार होगा? बहुत सारे बच्चे तुम्हारे में से एकदम तेजी के साथ बताएंगे कि इसका अनुभार 32 है। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे और वह कहेंगे इसका अनुभार कितना है? 64। जैसे हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु भार 1 होता है, तो H2 उसका अनुभार 2 हो जाता है। आप में से भी अधिकांश बच्चे ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन आप में बहुत सारे बच्चे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग तो सारे बहुत होशियार बच्चे हो, कुछ ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूं जो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो जो सल्फर है, आप बता सकते हैं कि जो सल्फर है उसका जो अणु होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं? कितने? अच्छा, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सल्फर के अंदर एक अणु की अगर हम बात करें तो सल्फर का एक अणु S8, सल्फर के 8 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, इसलिए इसके अणु का सूत्र है S8। जैसे हाइड्रोजन के अणु का सूत्र है H2, ऑक्सीजन के अणु का सूत्र है O2, ओजोन के अणु का सूत्र है O3, फास्फोरस के अणु का सूत्र है P4, ऐसे ही सल्फर का है S8। इसलिए इसका अनुभार, अगर हम इसके परमाणु भार को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 256। तो ये हमारा बीच में आपको हमने एक छोटी सी बात बता दी, आपको याद रखना चाहिए। ये जो रोम्बिक सल्फर लिखा है ये सल्फर ही है, लेकिन इसकी संरचना जो बनी है वो संरचना कैसी है? ऑर्थोरोम्बिक है। ठीक है, ये सल्फर का एक अपर रूप है। और अब हम समझेंगे चौथे प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम। इसका नाम है एक नताक्ष, मोनोक्लिनिक। क्या बोलते हैं इसे? मोनोक्लिनिक। इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है ऑर्थोरोम्बिक की तरह, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहां देखिए आप, A छोटी है, C बहुत बड़ी है, B उससे थोड़ी सी बीच वाली है। ठीक है, तो तीनों बराबर नहीं है हमारी, तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब एंगल में इसमें देखिए अल्फा और गामा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अल्फा और गामा। लेकिन बीटा एंगल ये हमें, ये थोड़ा सा अगर हम बात करें
तो ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है। कैसी होती है? झुकी हुई। यहाँ देखिए, अगर हम बीटा देखें, अगर ऊपर वाली स्थिति में यहाँ इस फेस को हमने यहाँ दिखाया है, आपको निकाल के तीर दिखाई दे रहा है ना, आप केवल ये भी बना सकते थे, लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल को थोड़ा सा इसको आपको जो एंगल है वो सही तरीके से डिफाइन हो जाए तो इसे अलग निकाल के दिखाया है कि ये बीटा एंगल ऊपर की साइड वाला है, तो ये चूंकि थोड़ी सी तिरछी रहती है तो एंगल ऊपर की स्थिति में बढ़ जाता है। ये ऐसे हो गया तो ऊपर का एंगल बढ़ जाएगा और नीचे का एंगल कम हो जाएगा। तो ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है और ये मोर देन 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा बेंट पाया जाता है। क्योंकि ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़ा सा हमें आपको इसमें थोड़ा एजम्प करना पड़ता है कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। और इसके केवल 2 ही यूनिट सेल मिलते हैं, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर। सिंपल वही होती है जिसके 8 कॉर्नर पर एक एक परमाणु होता है, और बॉडी सेंटर वो होती है जिसके 8 कॉर्नर के साथ साथ एक बीच में भी परमाणु होता है। इसके एग्जांपल है Ne2SO4 10H2O, इसे हम ग्लोबल साल्ट भी कहते हैं। लेड क्रोमेट PbCrO4, मोनोक्लिनिक सल्फर, उससे पहले हम पढ़ गए रोम्बिक सल्फर, ये सल्फर के अपर रूप हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर, ट्राइक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर है ये सल्फर ही, ठीक है। तो और भी इसके एग्जांपल होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये हो गया चौथे नंबर का सिस्टम। और अब हम पढ़ेंगे 5वें प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम, जिसका नाम है त्रिनताक्ष तंत्र, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। यहां अगर आप देखें A, B और C तीनों में से कोई इक्वल नहीं है, जैसा कि हम पिछले 3 सिस्टम से देखते आ रहे हैं। ऑर्थोरोम्बिक में भी ऐसा ही था, फिर इसके बाद मोनोक्लिनिक में भी, अब त्रिनताक्ष में भी ऐसा ही है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। लेकिन वहां एंगल कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान रहते थे, यहां एक भी एंगल समान नहीं है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और सबसे बड़ी बात है इनमें से एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। किसी फेस में अगर नीचे की तरफ 90 डिग्री से कम है तो ऊपर 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अर्थात ये जो स्ट्रक्चर है ये तीनों अक्षों पर मुड़ी रहती है। यहाँ पे देखिए पूरी गिरी हुई स्ट्रक्चर बनाई गई, तीनों के तीनों अक्ष गिरे हुए हैं। यहाँ आपको लग जरूर रहा होगा कि लगभग एक एंगल, लेकिन तीनों थोड़े से झुके हुए हैं, तीनों के तीनों। तो नीचे के अगर कम हो जाते हैं तो ऊपर के बढ़ जाते हैं, जिससे कि पूरा बैलेंस आ जाए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये सब कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, याद रखेंगे हम। और इसके एग्जांपल हैं कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, माने इसे हम कहते हैं नीला थोता, इसे हम नीला कशिश भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट H3BO3, ये हमारा ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3। आद्य एकक कोष्टिका केवल एक सिंगल। अभी तक अगर आप ध्यान कर रहे हो तो कितने कितने सिस्टम आए हैं। अगर हम देखें घनीय सिस्टम में हमें 3 प्रकार की क्या मिली थी, 3 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं मिली थी। उसके बाद घनीय के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, द्विसमलंबाक्ष, उसमें 2 प्रकार की मिली थी, तो 3 और 2 5। फिर हमने पढ़ा था विषम समलंबाक्ष, उसमें कितनी थी 4, तो 5 और 4 9। और इससे पहले हम पढ़ के मोनोक्लिनिक, उसमें कितनी थी 2, 9 और 2 11, और एक ये हो गई 12। और याद आपको ध्यान होगा कि हमने बताया था कि 14 प्रकार के ज्वालक होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 प्रकार की यूनिट सेल के जालक, माने 14 प्रकार के जालक बन सकते हैं इन यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से। इन जालकों को हम ब्रेवे जालक कहते हैं। तो ये अब हम पढ़ेंगे 6ठे प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणीय तंत्र। इसे हम ट्राइगोनल, 3 कोण ट्राइगोनल सिस्टम या रोम्बोहेड्रल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी। देखो ये ट्राइक्लिनिक से बिल्कुल मिलता जुलता है। ट्राइक्लिनिक में तीनों की तीनों भुजाएं बराबर नहीं थी, इसमें तीनों की तीनों बराबर है, ठीक है। और देखो उसी तरीके से जैसे वो हर तरफ से वो क्या हो जाती है, तिरछी रहती है, ऐसे ये भी हर तरफ से तिरछी रहती है। वहां भी अल्फा बीटा गामा, वहां भी कोई भी एंगल 90 डिग्री का एंगल नहीं इक्वल नहीं था। लेकिन यहां आप देखें अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे। यहां कैसे होंगे, तीनों बराबर।
लेकिन तीनों में से कोई 90 डिग्री नहीं होगा। आद्य एकक कोष्टिका कहलाती है, ऐसी केवल हमारी एक कोष्टिका होती है। ये मैंने आपको बनाया, बिल्कुल तिरछा बनाया है और सारे के सारे कोण ये हम यहाँ, ये जो बोर्ड होता है ये 2 डायमेंशन होता है, इस पर पूर्ण रूप से जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन इसके तीनों के तीनों कोण अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट, आयोडीन क्लोराइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका जो बहुरूप है ये है कैल्साइट। एक शब्द बोला था हमने अपर रूप और ये हमने बोल दिया बहुरूप। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसी तत्व का दूसरा रूप होने की तो उसे हम कहते हैं अपर रूप, और जब हम बात करते हैं किसी यौगिक का दूसरा रूप होने की तो उसे हम कहते हैं बहुरूप। पहले भी CaCO3 आया है, ये CaCO3 की कैल्साइट फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा छठा तंत्र है, त्रिकोणीय सिस्टम। यह 7वें प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम। इस क्रिस्टल सिस्टम में आप देखिए षटकोणीय तंत्र इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल सिस्टम। A बराबर B होता है, माने A और B लगभग बराबर है। ये देखिए A और B की बराबर भुजाएं हैं, लेकिन C बराबर नहीं है। देखो कितना बड़ा C है, तो A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अल्फा बीटा के जो एंगल हैं, अल्फा का एंगल ये और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के रहेंगे, लेकिन ये जो एंगल बन गया है, ये देखो बड़ा एंगल हो गया है, ये नीचे वाला, ये यहाँ दिस वन, ये और ये एंगल हमारा 120 डिग्री का है, और ये अल्फा 90 डिग्री का, बीटा 90 डिग्री का। ये एक सिंपल सेल इससे बनती है। इस सेल में आप देख रहे हैं हमने आपको ऊपर एक हेक्सागोनल बनाया, नीचे एक हेक्सागोनल बनाया। ये हेक्सागोनल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जब इसकी हम रिपीट पुनरावृत्ति करते हैं तो परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो हेक्सागोनल आती है। लेकिन जो हमारी सिस्टम, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे एक यूनिट सेल होती है वो 8 कॉर्नर वाली ही होती है। तो जो ये डार्क लाइन दिखाई दे रही है ये हमारी मेनली एक यूनिट सेल है, जो ये आपको दिखाई दे रही है। इसमें देखिए ये यहाँ पे ये और ये पूरी एक यूनिट सेल है जो आपकी डार्क वाली दिखाई दे रही है। डार्क लाइन से हमने आपको एक यूनिट सेल को दिखाया है, लेकिन इसका अरेंजमेंट ये एक साइड में, एक उसके साइड में एक है, एक इसके साइड में एक है। इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट ऐसा रहता है जैसे हेक्सागोनल सिस्टम बन जाता है। और इनकी जो कणों की व्यवस्था है वो इनके एक्सिस को ऐसे लाता है कि 2 अल्फा और बीटा एंगल हो जाते हैं 90 डिग्री के और गामा हो जाता है 120 डिग्री का। ऐसे जो एग्जांपल हैं वो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड आदि इसके एग्जांपल होते हैं। इसका मैंने आपको एक चार्ट दे रखा है, आप अगर इसकी चित्र बनाना चाहते हैं तो वीडियो से ही बना लें। वैसे हम इसका आपको एक चित्र का भी नोट जरूर दे देंगे कि किस प्रकार से एक चित्र बनी है। आप मुख्य रूप से इन्हें याद रखिए, ये आवश्यकता नहीं है आपको कि इतना पूरा याद करें, यूपी बोर्ड में कम पूछा जाता है इसके बारे में। 7 क्रिस्टल सिस्टम आप याद करिए और अच्छी तरीके से याद करिए। पहला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? घनीय क्रिस्टल सिस्टम है। घनीय क्रिस्टल सिस्टम में कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद कौन सा सिस्टम पढ़ाया हमने आपको? द्विसमलंबाक्ष, उसमें 2 होते हैं। फिर विषम समलंबाक्ष, उसमें 4 होते हैं। तो 3 है 2 5 और 4 9। इसके बाद हमने पढ़ा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, 9 और 2 11। फिर हमने पढ़ा ट्राइक्लिनिक, उसमें 1 होता है 12। फिर हमने पढ़ा कौन सा? ट्राइगोनल, त्रिकोणीय, उसमें भी 1 होता है। और फिर हेक्सागोनल, इसमें भी 1। तो इस प्रकार से हमारे ये 14 सिस्टम होते हैं। इन 14 की 14 क्रिस्टल सिस्टम को अगर हम 14 की 14 को अलग अलग माने तो इसको, इस 14 क्रिस्टल सिस्टम को, ये 14 प्रकार की यूनिट सेल है, ये हमारे ब्रेवे जालक कहलाता है। ब्रेवे एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इनके बारे में बताया था, इसलिए इन 14 के 14 जालकों को हम ब्रेवे जालक कहते हैं। आप इतना ही याद रखें कि कौन से सिस्टम की कितनी यूनिट सेल होती है, तो वह भी काफी है। अब हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल। ये हमारा पहला सवाल है, नंबर 1। एक यौगिक, आप नोट भी कर सकते हैं, एक यौगिक A व B
दो परमाणुओं से मिलकर बना है, दो परमाणुओं से मिलकर बना है तथा फलक केंद्रित संरचना बनाता है। इसमें ए कोनों पर और बी फलक के केंद्र पर स्थित है। केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताओ। आसान सवाल है, देखने में आपको लग रहा होगा कि कैसे निकालेंगे। देखो, फलक केंद्रित संरचना है, तो फलक केंद्रित संरचना जो हमने आपको एक कोष्टिका की बताई थी वो ये इस प्रकार से थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ऐसे एक घन और यहां प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु, माने 8 कोने हैं। और वो कह रहा है 8 के 8 कोनों पर ए है, तो हम इसे ए लिख देते हैं। ए ए ए ए ए और फलक 1 2 3 4 5 और 6 आमने सामने वाले, यहां बी है, तो ये बी हो गए हमारे। तो हमें क्या करना है, फलक केंद्रित यूनिट सेल में ए और बी की संख्या निकाल लेनी है। तो ए के परमाणुओं की संख्या, ए कहां है, कोनों पर। कहां है, कोनों पर। तो कोने कितने हैं, 8, और 8 ही ए हैं, 8 गुना एक कोने का कितना योगदान बताया था मैंने आपको, याद है आपको, भूल गए क्या? एक कोने का मैंने आपको योगदान बताया 1/8। जो कोने पर हमारा परमाणु रहता है उसका यूनिट सेल में योगदान 1/8 होता है। मैंने कल आपको कहा था कि एकक कोष्टिका के योगदान के बारे में अच्छी तरीके से आप पढ़ लें, और बहुत आसान है। कोने वाले का योगदान 1/8, फलक के केंद्र वाला 1/2 और बॉडी के केंद्र वाला पूरा 1। ठीक है, तो 1/8 हुआ, तो ये हो गया कुल परमाणु 1। तो ए के परमाणु कितने आ गए, 1। बी के परमाणु कितने आए, 6 हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 6 फलक हैं, लेकिन योगदान तो आधा ही है, तो परमाणु रह गए 3। तो सूत्र क्या बनेगा फिर यौगिक का? यौगिक का सूत्र आसान है, A/B। ए हमारा कितना है, 1, और ये कितने, 3। तो सूत्र हो गया AB3। इस प्रकार से आसान सवाल है। आपको भी जो एकक कोष्टिका है उनके परमाणुओं का ध्यान रखना है। जैसे यहां फलक केंद्रित दे दिया है, या वो फलक केंद्रित नहीं भी देता तो भी हमें बता रहा है फलक के केंद्र पर स्थित है। अगर परमाणु फलक के केंद्र पर है तो फलक केंद्रित अवस्था है। अगर परमाणु केवल कोनों पर और बॉडी के केंद्र में है तो बॉडी सेंटर्ड अवस्था है। वो जैसा बता रहा है वैसे मुझसे निकाल सकते। एक बार और समझ लें, उसने कहा ए व बी दो परमाणु से मिलकर बना है, फलक केंद्रित संरचना बनाता है। इसमें ए कोनों पर और बी फलक के केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताओ। तो ए तो चला गया हमारा कॉर्नर्स पर, बी हमने फलक पर लिख दिया। ए के परमाणु की संख्या 8 गुना 1/8 बराबर 1, और बी के परमाणु की संख्या 6 गुना 1/2 बराबर 3। यौगिक का सूत्र A/B माने 1/3, AB3। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम इसके बाद दूसरा सवाल करेंगे। यह हमारा दूसरा सवाल। एक आयनिक यौगिक ए व बी दो तत्वों से बना है। ए कोनों पर है, बी फलक के केंद्र पर, परंतु ए एक कोने पर अनुपस्थित है। यौगिक का सूत्र बताओ। सवाल पहले जैसा ही है, फलक के केंद्र पर है, इसका मतलब यह है कि ये फलक केंद्रित संरचना है। तो हम बहुत जल्दी से वही संरचना बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने पहले संरचना बनाई। ये यूनिट सेल बनानी तो आप एकदम सीख ही लें, और फिर उसके बाद परमाणु बनाए नहीं बनाए यहाँ पे आपको बताना है कि 8 कॉर्नर है, तो ए ए ए ए ए ए ए वो कहता है एक पर नहीं है कुछ भी, मिसिंग।
ए एक कोने पर अनुपस्थित है तो यहां कुछ नहीं है, समझे, यहां ए नहीं है, ध्यान रखेंगे, अनुपस्थित। फिर वो कहता है फलक के केंद्र पर तो हमारे कितने बी हैं, तो बी एक इस केंद्र पर, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। आप इन्हें चाहे तो राउंड भी कर सकते हैं, नहीं करें तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, हमें तो अपना सवाल देखना है। तो अब हम ए के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। ए के परमाणुओं की संख्या, ए कितने हैं हमारे पास, अब 7 हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो ये जगह 7/8। और बी के परमाणुओं की संख्या आसान है, 6 गुना 1/2 3। तो सूत्र कैसे बनाएंगे, सूत्र हो जाएगा ए रेशो बी, यहां 7/8/3। तो 8 से हम गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 8 से जब यहां गुना करेंगे, देखो ऐसा करेंगे इसे, 7/8 गुना 8, और इधर भी 8 की गुना, तो ये 8 से 8 कट जाएगा 7, और ये 8 दिया 24 हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन के आ गया, ए होगी 7 और बी होगी 24। तो सूत्र हुआ A7 B24। समझ में आ गई बात, एक बार फिर समझ लें। उसने कहा है कि एक आयनिक यौगिक ए व बी 2 तत्वों से मिलकर बना है, इसमें जो ए है वो कोनों पर ही है और बी फलक के केंद्र पर ही है, लेकिन ए एक कोने से गायब है। तो कितने रह गए, 8 कोने होते हैं, एक पे नहीं है तो 7 रह गए। एक का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 है, तो 7 का कितना रहेगा, 1/8 करेंगे 7 की गुना, तो 7/8 रह जाएगा। यही चीज हमें देखनी है। कभी कभी वो कह सकता है कि हमारे जो परमाणु है ये अल्टरनेट कोने पर हैं। अल्टरनेट कोने का मतलब ये है कि एक छोड़कर एक, 8 कोने तो 4 ही रहेंगे। या वो कहता है फलक केंद्र पर अल्टरनेट है, माने 6 है तो 3 ही है। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, तो एक खाली है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जितने परमाणु वो देगा उतने ही हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उससे हमें परमाणु की संख्या आएगी, फिर उनका रेशो निकाल के हम सूत्र निकाल देंगे। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। 1 ग्राम गोल्ड जिसका परमाणु भार 179 हमें दे रखा है, एयू से रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड को, गोल्ड माने सोना, सोना चांदी वाला जो सोना होता है। 1 ग्राम गोल्ड में कितनी इकाई सेल होंगी यदि यह फलक केंद्रित संरचना में है तो कैसे निकालेंगे हम? देखो भाई, हमें कक्षा 11 का पहला चैप्टर याद करना है। पहले चैप्टर में हमने मोल पढ़ा था, याद है आपको? तो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो उसके मोल के बराबर होता है, ठीक है, 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में उस तत्व के परमाणुओं की संख्या अवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। कितनी होती है? 6.02 गुना 10⁻23। तो इसका परमाणु भार 179 है, तो 1 मोल बराबर कितना हो गया? 179 ग्राम। और परमाणु कितने हो गए इसमें? 6.02 गुना 10⁻23। तो हम पहले पता करते हैं 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो यहां से हमें पता लगेगा 179 ग्राम गोल्ड में परमाणु बराबर कितने? 6.02 गुना 10⁻23। ठीक है, हमारे पास कितना है? 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड में परमाणु बराबर 6.02 गुना 10⁻23 बटे 179 ग्राम। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इतने हमारे के आगे परमाणु आए, ग्राम नहीं, आगे परमाणु। अब वो कहता है इस फलक केंद्रित संरचना है और कुल इतने परमाणु हमारे पास हैं, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं फलक केंद्रित संरचना में, फलक केंद्रित संरचना में कुल परमाणु कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कॉर्नर्स का निकालते हैं तो एक आता है
फलक के केंद्र पे हमारे 3 आ जाते हैं, 1 और 3 4। तो कुल परमाणु कितने हैं? 4, और 4 से बनती है 1 यूनिट सेल। तो कुल यूनिट सेल कितनी होंगी? अतः इकाई सेल बराबर इकाई सेल की संख्या। ये बिल्कुल हमारे छठी की तरह के सवाल हो गए। जैसे वो कह सकता है कि हमारे पास 144 केले हैं, ठीक है, और हमें बताओ कितने दर्जन केले हैं? एक दर्जन में कितने आते हैं? 12। तो 12 से 144 को भाग कर देंगे तो कितने? 12 गुना 12, तो 12 दर्जन होगी। ऐसे वो कह रहा है कितनी इकाई सेल है? भाई कुल कितने परमाणु हैं? उस परमाणु को उतने परमाणु से भाग कर दो जितने परमाणु से एक सेल बनती है। एक सेल बनती है फलक केंद्रित वाली 4 परमाणु से। तो इस परमाणुओं को हम 6.02 × 10⁻23 अपॉन 179 × 4 4 से भाग कर देंगे और भाग करके इसका उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर निकाल के जो भी आएगा वो हम यहां पर लिख देंगे। 7.64 × 10⁻20 इकाई सेल, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार हमने ये न्यूमेरिकल समझ लिए हैं। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में भी आ गए होंगे। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप कोशिश करके उन न्यूमेरिकल को अवश्य करें। वे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आज आपकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन इसे आराम से देखिएगा। जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट को तो आपको याद करना, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चूंकि आपके कोर्स में है इसलिए हमने आपको उसको अच्छी तरीके से बता दिया है। आपको अधिकतर विद्यालयों में इतनी डिटेल में आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम नहीं बताए जाएंगे। केवल आपको एक क्या लिखवा देते हैं? एक टेबल लिखवा देते हैं और छुट्टी। तो ये केवल आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने आपको बताए हैं। बेस्ट ऑफ लक। आपको क्या करना है, हमारा जो ये चैनल है बहुत सारे बच्चे इसे देख रहे हैं, और मैंने एक चीज और नोट करी है कि जो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसमें लगभग 160 बच्चे हमारे एक ग्रुप में हैं और दूसरे ग्रुप में भी लगभग 50 के करीब बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं उनके व्यूज हमारे 70-80 के करीब आ रहे हैं। इसका मतलब अभी अधिकतम बच्चे हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं। आपको वीडियो जरूरी नहीं कि आप उसी समय देखो, आप जब भी उस नोट्स को उतार लो तो बैठ के देखो। एक दिन में वो वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि अगर आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आपके क्षेत्र में खतौली और मुजफ्फरनगर के आसपास कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।